अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब युनजे जियोन को देखने के लिए जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाता है क्योंकि मिंजू और जियोन साथ में सो रहे थे। लेकिन जब मिंजू और जियोन उठते हैं तो एक दूसरे को साथ में देखकर उससे भी ज्यादा चौंक जाते हैं और फाइट करने लग जाते हैं। युनजे उनकी लड़ाई छुड़वाने पे लगा हुआ था लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। वो एक दूसरे के बाल पकड़कर कह रहे थे कि पहले तू छोड़, पहले तू छोड़, लेकिन कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर भी बाद में युनजे जैसे तैसे करके उन्हें शांत करवाता है और उन्हें बात करने के लिए बैठाता है। मिंजू युनजे से कहती है कि मेरा यकीन करो, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, तुम गलत तो ही सोच रहे हो ना, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। इसको बहुत तेज बुखार था तो मैं बस इसकी हेल्प करने के लिए रुक गई थी और पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। फिर जियन को कहती है कि मेरे लिए कोई फीलिंग्स मत रखना, समझे। वो कहता है मैं तो खुद ही घबराया हुआ हूँ, अजीब तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पता नहीं हेल्प और सेफ्टी के नाम पर मेरे साथ क्या हो गया। वो कहती तुम पागल हो गए हो, अगर मैं नहीं होती ना तो तुम सीढ़ियों पे मरे हुए मिलते। बस ऐसे ही दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं। अब युनजे भी उनकी किचकिच सुन के थक गया था, इसलिए जोर से चिल्लाता है कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन उसकी बातों का उन पर कोई असर पड़ता ही नहीं। वो तो अपनी बहस में लगे हुए थे। तो युनजे जियोन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में हेजी को बता दिया है, अब तुम ठीक हो इसलिए थोड़ा और रेस्ट करो। फिर मिंजू के साथ बाहर चला जाता है लेकिन फिर वापस आता है, जियोन का फीवर चेक करता है पर अब तो वो नॉर्मल था, इसलिए कहता है कि तुम अब अच्छे से आराम करना और चला जाता है। लेकिन फिर से वापस आता है और लास्ट बार चेक करता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब वो तसल्ली करके जाता है कि हाँ अब सब ठीक है। इससे तो जियोन बहुत ही खुश होता है। मिंजी बाहर जाता है तो मिंजी बाहर खड़ी हुई थी, उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अंदर क्यों नहीं गई। पर वो बस ये जानने आई थी कि कहीं युनजे ने उसे और जियोन को साथ में देखकर गलत तो नहीं समझ लिया। उसे क्लियर करती है कि वो बस बेहोश हो गया था, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने गई थी। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है, लेकिन ये बताओ तुमने उसे चांटा क्यों मारा। वो कहती है कि तुमने देखा नहीं उसने मेरे बाल कैसे खींचे हुए थे, एक लड़का होकर वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो जीवन उसका साइड लेता है कि इसमें जेंडर का क्या लेना देना है। मिंजू कहती है कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो, उसका साइड क्यों ले रहे हो, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम दोनों कितना क्लोज हो। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता, लेकिन वो तो स्माइल करने लगता है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मुझे डेट करो, लेकिन अभी तो उसकी हालत खराब हो रखी थी, इसलिए फिलहाल अंदर चली आती है। और वहाँ योंगसुक के डैड के फ्यूनरल पर हेमी और हेजी का अपना अलग ही चल रहा था कि अब योंगसुक उन दोनों में से किसे चूज करेगा। तब योंगसुक उनके पास आता और पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। हेजी कहने लगती है कि हम लोग पहले एक क्लाइंट और एक एम्प्लॉय के तौर पर मिले थे, फिर फ्रेंड बन गए और अब कॉम्पिटिटर्स। वो समझ नहीं पाता क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कि तभी उसकी आंख में कुछ कबाड़ा घुस जाता है, वो अपना चश्मा निकाल कर साफ करने लगता है। ऐसे में हेजी उसे देखने लग जाती है कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है तो वो चला जाता है। फिर हेजी हेमी को थैंक्स बोलती है कि तुमने फेयर गेम खेलने के लिए कहा और मैं इस गेम में पार्टिसिपेट करूंगी, क्योंकि अब वो भी योंगसुक को पाना चाहती थी। अगले दिन जियोन के पेरेंट्स उसके घर आते हैं। वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आए थे जो कि उसके नाना जी ने भिजवाया था, यानी कि उसकी नानी ने। उसकी माँ अभी भी परेशान दिख रही थी। वो जियोन के लिए परेशान थी कि पता नहीं ये क्या सोच रहा होगा, इसलिए उसे कहती है कि अब से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। लेकिन ऐसे अचानक से जियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे। उसके पास पूछने के लिए बहुत कुछ था, तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है तुम टाइम लेकर पूछ लेना। तब जियोन ये पूछता है कि क्या आपको अभी भी डर लगता है। वो कहती है कि मुझे आदत पड़ गई है, लेकिन अब मुझे वापस से लड़के बनने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए डरती थी कि तुम दोनों में से कोई भी लड़का बन सकता है, पर तुम्हारे साथ ये हो गया, इसलिए अब मुझे और कोई डर नहीं है, मुझे बस अपने बच्चों को बचाना है। तो वो कहता है कि कहीं फिर मुझे भी अपनी पूरी लाइफ नानी की तरह एक लड़के के रूप में गुजारनी पड़ सकती है ना। उसकी माँ कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब इससे तो जिन को लग रहा था कि शायद फिर मुझे युनजी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लड़का बनकर युनजी की गर्लफ्रेंड तो बने रह नहीं सकता। तो उसके डैड कहते हैं कि ये डिसीजन उसका होगा, लेकिन तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम उसे कितना पसंद करते हो। तो वो कहता है कि वो मेरे साथ वैसे भी रहता है क्योंकि वो बहुत अच्छा है। वो दिखाता है कि वो ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा दिखावा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ युनजी को कॉलेज में देखते हैं। मिंजू से प्रोफेसर के ऑफिस ले जाती है क्योंकि उन दोनों को वहाँ बुलाया गया था। तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक प्रपोजल मिला है यूएस जाकर पढ़ाई करने का। अब इससे तो मिंजू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, और ये वही आदमी था जो उनके प्रेजेंटेशन से बहुत ही इंप्रेस हुआ था, इसलिए उसने इन दोनों को ये ऑफर दिया। लेकिन युनजे उतना खुश नहीं था। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। मिंजू कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इसके लिए तुम्हें सोचना है, मुश्किल से लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग वहाँ जाने के लिए मरते हैं, लेकिन किस्मत खुद चलकर तुम्हारे पास आई है तो उसमें सोचना क्या। लेकिन वो बस जीवन की वजह से वहाँ नहीं जाना चाहता था। तो वो कहती है कि तुम ये मौका हाथ से नहीं जाने दोगे, अगर तुम मना भी करोगे तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे जीवन की टेंशन ज़्यादा थी। बाद में वो यूनिवर्सिटी के बारे में देख रहा था कि तभी जीवन उससे मिलने आ जाता है, तो वो उसे छुपा लेता है कि कहीं उसे पता ना चल जाए। कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए, मैं तुमसे मिलने आने वाला था। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर आना चाह रहा था और मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और फिर उसे वॉक पर चलने को बोलता है। तब उसके कंधे पर हाथ रख देता है कि हम वैसे हाथ पकड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसे तो चल ही सकते हैं ना, ऐसे में किसी को अजीब भी नहीं लगेगा। अब जीवन ब्रेकअप के बारे में बात करने आया था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि शुरू कैसे करे। फिर जब युनजो उसके लिए कॉफी लेकर आता है तो जीवन कहने लगता है कि अब बहुत सारी चीजें हैं जो एक लड़की के रूप में मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन अब काफी आसान हो गई है। बहुत से काम है जो जीवन नहीं कर पाती थी, वो मैं इस बॉडी में कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैं बहुत सारा सामान उठाकर ले जा सकता हूँ, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख सकता हूँ, और इसके साथ साथ अब मैं ब्रेव हो गया हूँ। जो बात जीवन कह नहीं पाती थी वो मैं कह सकता हूँ।
वो पूछता है ऐसी कौन सी बात है, तो वो उससे अपनी नानी और अपने बारे में बताने वाला होता है कि यूरी का कॉल आ जाता है, लेकिन वो उठाता नहीं क्योंकि उसके लिए अभी उससे बात करना जरूरी था। पर उसका कॉल फिर से आने लगता है तो फोन स्विच ऑफ कर देता है और हिम्मत करके बोल नहीं पा रहा होता है कि फिर युंजे को मिन्यू का कॉल आता है, क्योंकि यूरी और मिन्यू अभी दोनों साथ में थे और वो भी जीवन के घर पर, इसलिए वो दोनों फटाफट से घर जाते हैं। जीवन उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो और अंदर कैसे आए। यूरी कहती है कि मुझे पासपोर्ट पता है, उसने उसके नाना जी का भेजा हुआ खाना फ्रिज से बाहर निकल कर रखा हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही खाऊं, वो बस इसके लिए ही आई थी, पर वो तो अपने साथ मिन्यू को भी ले आई। तब उन दोनों को साथ में देखकर युंजे पूछता है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब से हो गए। यूरी कहती है कि तुम्हें पता नहीं, हम रात को रनिंग पे जाते हैं कि तभी बेल बजाती है और मिंजू की कमी थी वो भी पहुंच जाती है। जीवन पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तो वो कहती है कि हम साथ में सोए थे ना, तो कहीं मेरी इयररिंग तुम्हारे बेड पर तो नहीं गिर गई होगी। अब मिन्यू और यूरिन की बातें सुन लेते हैं तो चौंक जाते हैं कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन खाना देखकर मिंजू इयररिंग्स को भूल जाती है। कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूं। कि तभी जीवन को उसके नाना जी का कॉल आता है तो यूरी फोन उठा लेती है, कहती है कि आपने कहा था ना मैं जीवन के साथ ही हूँ। तो जीवन फटाफट से फोन लेकर कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ तो आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन युंजे फोन छीन लेता है और उन्हें हेलो करता है। उसके नाना खुश होते हैं कि सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि इस वीकेंड पर तुम यहाँ आना, तुम्हें खूब सारा टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगा, इसलिए ट्रिप के लिए तैयार रहना। पर मिन्यू का यूरी तो मना करते हैं क्योंकि उनके अपने प्लान्स थे और युंजे और मिंजू का भी कुछ पक्का नहीं था। तो जीवन कहता है कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। इसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाने लग जाते हैं, पर इन सब में बेचारे जीवन को टेंशन हो रही थी कि वो बस युंजे को बात नहीं बता पा रहा है। फिर नेक्स्ट जीवन अपना सामान पैक करके नाना जी से मिलने जा रहा था और उसने वो सारे क्वेश्चंस पेपर नोट डाउन कर लिए थे जो वो उनसे पूछने वाला था। फिर जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी फौज पहले से ही बोझे बिस्तरा लेकर बाहर आई हुई थी, मतलब वो उसके साथ जाने वाले थे। तो वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पर वो सब तो जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें ट्रिप पर जाना था और टेस्टी टेस्टी खाना खाना था, और मिंजू इसलिए आ रही थी क्योंकि युंजे जा रहा था। बस फिर क्या था, फिर वो नाना जी के पास पहुंच जाते हैं तो वो उन्हें घुमाने ले जाते हैं और सब मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन अब इंजॉय करने के बाद उन्हें काम करना था। नाना जी कहते हैं कि 5 मिनट में तुम सब लोग फ्रेश होकर आ जाना क्योंकि हमें अभी कुछ काम करना है। पर उन्हें काम करने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि वो तो यहाँ पर घूमने आए थे। पर फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले आते हैं। तब नाना जी जीवन को अपने साथ ले जाते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे। जीवन भी नाराज हो रहा था कि आपने हमें यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया है, तो वो कहते हैं कि यही तो मेरा प्यार है, और फिर उसके लिए कॉफी बनाने के लिए जाने लगते हैं। पर बाहर धूप में जाने से पहले वो अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं। कहते हैं कि मेरी स्किन खराब हो गई है, और उसे भी कहते हैं कि तुम भी अपनी स्किन का ध्यान रखा करो। ये देखकर तो जीवन हंसने लग जाता है। तब उनके जाने के बाद जीवन उनका रूम नोटिस करता है, उनका सामान, उनके कपड़े दिखता है और उसमें लड़कियों के कपड़े भी थे। सोचता है कि मैंने कभी पहले ये ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर नेक्स्ट सब लोग अपने काम के लिए पहुंच जाते हैं तो नाना जी बताते हैं कि तुम्हें इन मछलियों को उनके हिसाब से अलग अलग करना है। ये सब देखकर तो वो लोग मना करते हैं कि हम ये नहीं करने वाले, लेकिन युंजे कहता है कि हम करेंगे और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ काम पे लगा देता है। तब जब जीवन एक क्रेट उठाने लगता है तो युंजे कहता है कि मैं उठाऊंगा और उसकी हेल्प करता है। फिर बाद में जब मिंजू भी ऐसे ही उसकी हेल्प करने को बोलती है तो वो मना करता है, कहता है कि अपना काम खुद करो। तब वो कहती है कि जिसको जरूरत नहीं है तुमने उसकी हेल्प की, लेकिन यहाँ मुझे जरूरत है तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। वो समझ जाता है कि जीवन के लिए कह रही है, तो कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। तो वो कहती है मुझे पता है वो कमजोर नहीं है, तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मेरी हेल्प करो। तो उसे करनी ही पड़ती है। तब मिन्यू एक मछली से यूरी को डराने लगता है, वो भागने लगती है तो वो उसके पीछे भागता है, और इधर मिंजू के हाथ में ऑक्टोपस चिपक जाता है तो वो अलग डर रही थी। और नाना जी उन लोगों की वीडियो बना रहे थे, उनके मजे ले रहे थे। तब गलती से नाना जी जीवन का नाम ले लेते हैं तो यूरी एकदम से कहती है कि ये जीवन नहीं जीवन है। वो कहते हैं कि हाँ मैं नाम में कंफ्यूज हो गया था, इस उम्र में ऐसा ही होता है। और फिर जीवन को बात करने के लिए ले जाते हैं। वो जानते थे कि जीवन उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता होगा, तो कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो वो वही पेपर निकालता है और उनसे वो सारे सवाल पूछता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो कब और कैसे लड़का बने, कितनी बार स्विच हो गए, मतलब लड़के से लड़की और फिर लड़का, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और वहाँ काम करते करते उनकी हालत खराब हो रही थी। तब मिंजू युंजे को अपने ग्लव्स ऊपर करने को बोलती है। फिर उसकी आंख में कुछ चला जाता है तो उसे फूंक मारने के लिए कहती है। यूरी ये सब दिख रही थी तो उसे गुस्सा आ रहा था कि मतलब जीवन यहाँ नहीं है तो ये अपना चांस मार रही है। सोचती है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। और वहाँ नाना जी उसे बताते हैं कि मैं 40 साल पहले फर्स्ट टाइम लड़का बना था, तब तुम्हारी माँ 19 साल की थी। तो जीवन उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, मतलब अपने नाना जी के बारे में। वो कहते हैं कि वो अच्छे इंसान थे, वो एक फिशरमैन थे, तुम्हारी माँ बिल्कुल उनकी तरह दिखती है, लेकिन जब मैं लड़का बन गया था तो उन्होंने कह दिया था कि वो मेरे साथ नहीं रह सकते, और मुझे खुशी है कि वो तुम्हारी माँ को मेरे पास छोड़कर चले गए थे। जीवन फिर उनसे उनकी मॉम के बारे में पूछता है तो बताते हैं कि उनका नाम किम पिलियन था और वो एक फेमस पोएट थे, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय किया था और इसलिए वो खुद अपनी लाइफ को इंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि जीवन भी अपनी इस लाइफ को इंजॉय करे, ऐसा नहीं है कि अगर वो लड़का बना रहेगा तो बेकार है, नहीं वो इस लड़के वाली लाइफ में भी खुश रह सकता है, सपने पूरे कर सकता है। वो उसे सॉरी भी बोलते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में पैदा होने के बाद उसे इन सबसे गुजरना पड़ रहा है। तभी वो देखते हैं कि युंजे भी वहाँ पर आ गया था, तो जीवन से कहते हैं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। वो सरप्राइज होता है कि आपको कैसे पता। वो बताते हैं कि उसने मुझसे बात की थी। फिर दिखाया जाता है कि युंजे उनसे मिलने आया था
उसने कहा था कि वो जीवन के बारे में सब जानता है, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, जीवन के बारे में कुछ पूछना हो तो वो बेफिक्र होकर उससे पूछ सकते हैं। ये सुनकर तो जीवन सरप्राइज होता है। फिर उनसे एक फेवर मांगता है कि वो उनका सच युनजे को बताना चाहता है और फिर युनजे को उनके पास लेकर आता है। बता देता है कि ये मेरे नाना जी नहीं, मेरी नानी है। उसे ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली। उसे लगा था कि वो उसकी बात नहीं समझेगा, लेकिन जब सामने खुद से ये दिखेगा तो वो समझ जाएगा। वो युनजे को ये समझाना चाह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी वापस से लड़की ना बन पाए, लेकिन युनजे एकदम नॉर्मल रहता है। उनसे कहता है कि मैं आपको सबके सामने नाना जी ही बोलूंगा। अब उसके नाना जी तो चले जाते हैं, तो जीवन कहता है कि तुम मेरे कहने का मतलब समझे नहीं, मैं भी हमेशा इनके जैसे लड़का बने रह सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से जाना चाहिए। तो जीवन कहता है कि इसका क्या मतलब है, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहता है तो क्या मतलब है, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? तुम्हारी अपनी सोच है, मेरा अपना पॉइंट है। तुम्हें क्या लगा था कि ये जानने के बाद मैं तुमसे ब्रेकअप करने को बोलूंगा? माना कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, शॉक्ड हूँ, लेकिन पर अभी मैं ये सब नहीं सोचना चाहता। मुझे पता है कि तुम खुद भी परेशान हो, इसलिए अभी ये सब छोड़ो, हमें वापस जाकर काम खत्म करना होगा। और फिर उसे अपने साथ लेकर आता है। वहाँ पहुंचते हैं तो वो लोग अभी काम ही कर रहे थे कि अचानक से मिंजू को एक मछली काट देती है। उसका खून निकलने लगता है, तो अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था। वो मिंजू को साथ में चलने को बोलती है। जीवन भी कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ था, बहुत सारा काम बचा था, उन्हें वो भी खत्म करना था, इसलिए युनजे अकेले ही चले जाता है। फिर हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करने के बाद यूरी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। वो गुस्सा करती है कि मैंने ये इसलिए किया कि तुम जीवन की हेल्प कर रहे थे। मतलब उसने बस युनजे का अटेंशन पाने के लिए ये सब किया कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। फिर कहती है कि मुझे पता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं हो, मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन तुम दोनों साथ में नहीं हो। तो वो इस बारे में डिस्कस करने से मना कर देता है। तब वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, और उसे कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत पहले से फीलिंग्स है, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिले भी नहीं थे। मैं अपने एक्सचेंज प्रोग्राम से वापस आने के बाद तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन तुमने उससे पहले ही गर्लफ्रेंड बना ली। मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो, क्योंकि हमने साथ में पढ़ाई की है और कितनी बार हम साथ में एग्जीबिशन गए हैं। तो वो कहता है कि ये सब तो इसलिए था क्योंकि हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, और फिर एकदम से उसके गाल पर किस कर देती है। वो तो चौंक जाता है कि इतने में वो फिशरमैन अंकल हॉर्न मारते हैं कि चलो वापस चलना है, मतलब उन्होंने इन्हें देख लिया था। फिर जब ये लोग वापस पहुंचते हैं तो सब लोग मिंजू से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। कि तभी वो फिशरमैन अंकल आ जाते हैं और उन्हें उनके काम में हेल्प करने के लिए थैंक्स करते हैं। पर फिर जाते जाते मिंजू और युनजे से कहते हैं कि उस टाइम के लिए सॉरी, मैंने तुम्हारी किस खराब कर दी थी। ये सुनकर तो जिन भी चौंक जाता है और बाकी लोग भी, पर वो कुछ बोलता नहीं, लकड़ी लाने का बहाना बनाकर चला आता है। युनजे इसके पीछे जाता है तो मिंजू भी जाने लगती है, लेकिन यूरी और मिन्यू उसे रोक लेते हैं ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना करें। वहां जाकर युनजे जीवन को समझाने लगता है कि तुम गलत समझ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है, किस हुआ था, लेकिन फिर पर जीवन उससे पहले कहता था कि उसने तुम्हें अचानक से किस कर दिया होगा, तुम्हें पता नहीं चला होगा तो तुम भी क्या करते। वो सरप्राइज होता है, कहता है तुम्हें जीवन की तरह मुझ पर नाराज होना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, पर तुम इतना शांत कैसे हो। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम भी करते, और मैं जीवन नहीं हूँ तो मैं इसकी तरह बिहेव क्यों करूँ। वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हें करना होगा जब तक कि तुम मेरे साथ हो। तो जीवन उसे कहता है कि तुम्हारे आसपास रहकर मैं सेल्फ कॉन्शियस हो जाता हूँ, झिझकता हूँ, बोलने से डरता हूँ, और फिर वहां से चला जाता है। युनजे को भी बुरा लगता है कि मेरे साथ रहकर इसे ऐसा लगता है। तभी जीवन के नाना जी आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम परेशान होंगे ना, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलना। वो कहता है कि सच तो ये है कि मैं जीवन की हेल्प करना चाहता हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि उसकी हेल्प मत करो, तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो, यही तुम्हारे और उसके लिए अच्छा होगा। अगर तुम किसी के लिए सेक्रीफाइस करोगे तो वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि ऐसे जीवन तुम्हारी हर परेशानी का कारण बनेगा और उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसे थैंक्स करते हैं कि तुम जीवन के ऐसे टाइम पर भी उसका साथ दे रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन एकदम शांत। तो यूरी माहौल को ठीक करने के लिए बातें बनाने लगती है, कहती है कि अरे आसमान कितना सुंदर लग रहा है और तारे देखो हिल रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब युनजे देखता है कि जीवन को ठंड लग रही थी, इसलिए अपना जैकेट उतार कर उसे देता है। वो मना करता है कि मुझे जरूरत नहीं है, तो मिंजू ले लेती है। यूरी भी देख रही थी कि इनके बीच में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी ताकि सब लोग नॉर्मल हो जाएं। तब बातों बातों में मिंजू यूनिवर्सिटी जाने वाली बात छेड़ देती है कि तुमने क्या सोचा। जीवन चौंक जाता है कि मतलब वो यूनिवर्सिटी जाने वाला है। युनजे कहता है कि मैंने अब तक नहीं सोचा और अब इसके बारे में बात मत करो। वो कहती है कि बात क्यों ना करूं, वहां जाना हर किसी का सपना होता है। फिर जून से कहती है कि अगर यूरी को एक फेमस राइटर के साथ कोलैबोरेशन का ऑफर मिले, मतलब उसे 3 साल के लिए बाहर जाना पड़े, उसे बड़े बड़े ऑथर से मिलने का मौका मिलेगा, उनकी बुक पढ़ने का मौका मिलेगा, तो क्या तुम उसे जाने नहीं दोगे। तो यूरी कहती है कि तुम मेरा नाम लेकर क्यों पूछ रही हो। वो कहती है कि तुम साथ में नहीं हो क्या, मतलब उसे लगा था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सारी दुनिया को पता थी। तभी यूरी को ध्यान आता है और कहती है कि अच्छा मैंने बताया नहीं, हमने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन हम अभी भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। बेचारे जीवन को तो एक के बाद एक झटके मिल रहे थे, इसलिए अब वो और यहाँ नहीं रुक पा रहा था, तो सोने का बहाना बनाकर चला जाता है, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर बाद में जब सब लोग सो रहे थे तो युनजे को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर जाता है तो मिंजू अकेले बैठी हुई थी। वो फिर से वही बात करने लगती है कि तुम यूएस जाने के लिए इतना क्यों सोच रहे हो, फैमिली और पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से। क्या वो बीमार है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में तुम्हें प्यार करती ना तो तुम्हारे लिए खड़ी रहती, तुम्हारे सपने पूरे होने के लिए तुम्हारा साथ देती, पर वो तो इस बारे में बात करने के लिए मना कर देता है
और जाने लगता है, लेकिन मिंजू से रोक देती है, कहती है कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई और केयर नहीं कर सकता। कि तभी जियोन बाहर आती है, मतलब कि वो वापस से लड़की बन गई थी। उसे देखकर तो यूनजे चौंक ही जाता है और मिंजू ये देखकर चौंक जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।